नमस्कार, कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन को राष्ट्र को किया समर्पित। संबोधन में कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। नए भवन के कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना समाहित। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल के 20वें अलंकरण समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। बीएसएफ जवानों को बताया साहस, वीरता और समर्पण की मिसाल। राज्य सरकारों से सीमा सुरक्षा बल के प्रति सकारात्मक कदम उठाने को कहा। केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। कहा, जनप्रतिनिधियों को सदन में शिष्टता और मर्यादा के उच्च मानकों को ध्यान में रखकर आचरण करना चाहिए। प्रगतिशील कानूनों को लागू करने के लिए केरल विधानसभा की सराहना। जयपुर में कुमावत पंचायत में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। बेटियों की शिक्षा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने पर दिया जोर। कहा, समाज शिक्षित होगा तभी देश तरक्की करेगा। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर पुष्पांजलि। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही 28 मई 2023 की तारीख भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक रूप से दर्ज हो गई। नया संसद भवन प्रधानमंत्री के नए भारत के विजन का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने इसे देश की सांस्कृतिक विरासत, इतिहास, परंपरा को न्यू इंडिया के साथ जोड़ने का एक अद्वितीय क्षण बताया। संसद के लोकार्पण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी कर्मियों को सम्मानित किया, जिन्होंने रिकॉर्ड समय में नए संसद भवन को बनाकर तैयार किया है। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री, सभी दलों के वरिष्ठ नेता और सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी नए संसद भवन के उद्घाटन के साक्षी बने। खास बात यह है कि लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है और सभी भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं को पूरा करने का केंद्र साबित होगा। 28 मई का सूर्योदय साक्षी बना भारत की संसद के नए भवन के लोकार्पण का। अमूमन सुबह जिस समय संसद के प्रांगण में शांति रहती है, वहां आज खुशगवार चहल पहल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद भवन परिसर में पहुंचने के बाद माहौल पूरी तरह से बदल गया। सधे हुए कदमों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़े। उनका स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। उसके बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। लोकसभा अध्यक्ष ने भी राष्ट्रपिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। मंत्रोच्चार के साथ पूजा प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री ने संसद के नए भवन के उद्घाटन के मौके पर ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए कर्नाटक के श्रृंगेरी मठ के पुजारियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अनुष्ठान किया। पूजा के बाद प्रधानमंत्री ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया और हाथ में पवित्र राजदंड लेकर तमिलनाडु के विभिन्न अधिनामों के पुजारियों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना की। सेंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आजादी से जुड़ा है, तो इसकी प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से भी जुड़ती हैं। इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है।
महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमवीरों से मुलाकात की। उन्होंने भवन के निर्माण में योगदान देने वाले श्रमिकों को पारंपरिक शॉल से सम्मानित किया। इस संसद भवन को बनाने वाले श्रमिकों के एक समूह से मिला हूं। इस संसद भवन ने करीब 60,000 श्रमिकों को रोजगार देने का भी काम किया है। उन्होंने इस नई इमारत के लिए अपना पसीना बहाया है। मुझे खुशी है कि इनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और विश्व में शायद ये पहली बार हुआ होगा। इस दिन को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित कर कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों के बावजूद भारत ने जिस तरह अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसकी पूरी दुनिया सराहना करती है। उन्होंने कहा कि रेल सेक्टर में बड़े बदलाव हुए हैं। भारत सरकार ने भारतीय रेल का कायाकल्प कर दिया और देश के नागरिकों का हाई स्पीड ट्रेनों का सपना अब साकार हो गया। बता दें कि उत्तराखंड में यह पहली वंदे भारत ट्रेन शुरू की गई है, जो कि देहरादून को नई दिल्ली से जोड़ने वाली स्वदेश निर्मित ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड की पहली और देश की 18वीं वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास भारत के विकास में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि देश अब रुकने वाला नहीं है। वंदे भारत की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। 8 कोच वाली ये ट्रेन बुधवार छोड़कर बाकी 6 दिन चलेगी। दिल्ली से देहरादून की दूरी करीब 292 किलोमीटर है, जिसे ये 4.5 घंटे में तय करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल के 20वें अलंकरण समारोह में शिरकत की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने रुस्मत जी स्मृति व्याख्यान 2023 को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्र के प्रहरियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के जवान कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रखवाली करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा देश की प्रगति और समृद्धि का आधार है। देश के सभी नागरिकों का उत्तरदायित्व है कि वे देश की सुरक्षा में योगदान दें। बीएसएफ इस काम में सबसे आगे है। बीएसएफ जवान साहस, वीरता और समर्पण की मिसाल हैं। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने बीएसएफ अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक भी प्रदान किए। दिल्ली के विज्ञान भवन में सीमा सुरक्षा बल के 20वें अलंकरण समारोह में रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2023 का आयोजन किया गया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सेवा के प्रति समर्पित रहने के लिए बीएसएफ जवानों की सराहना की। साथ ही कहा कि उनमें से हर एक उत्कृष्ट प्रतिबद्धता और राष्ट्रवाद का प्रदर्शन करते हैं, जिसका हम सभी देशवासियों को अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीएसएफ के बहादुर पुरुष हो या महिला, देश की सेवा में साहस, वीरता और समर्पण की मिसाल हैं। थार का तपता मरुस्थल हो, एंड इमेजिन द कंडीशंस देयर। कच्छ के रण का दलदल हो, आई हैव बीन देयर। कश्मीर की बर्फीली चोटियां हो या फिर पूर्वोत्तर भारत के घने जंगल, इन सब परिस्थितियों में, इन एक्सट्रीमली ट्राइंग कंडीशंस ऑफ वेदर एंड चैलेंजेस ऑफ ऑल काइंड, one category is functional 24/7, and that is our BSF. आज मैं बल के सभी बहादुर जवानों को उनकी राष्ट्र सेवा और समर्पण के लिए नमन करता हूं। भारत को सीमा सुरक्षा बल पर नाज है, but what is more important, the credit goes to their families. They are the spinal strength. They sustain their morale. We must always be in ever salutation of these families who contribute human resource to BSF that allows us to have sound sleep. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है और इस प्रगति में सीमाओं का सुरक्षित होना एक महत्वपूर्ण कारण है। If I focus on contemporaneous economic scenario in 2022, our digital transfers were more than US, UK, France and Germany by 4 times. 4 times. This is because our borders are secure. All this will go on a tangent if borders are not secure. If we see the 700 million internet users we have, our data consumption is more than China and US per capita, China and USA taken together. It's a silent revolution. और ये क्यों संभव है? इसका एक प्रमुख कारण है, जो सीमा पर कठिन परिस्थिति में प्राणपण से देश की सेवा करते हैं 24/7, उनसे कोई चूक होगी, ये गड़बड़ा सकता है। अलंकरण समारोह में 35 बीएसएफ कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिसमें वीरता के लिए 2 पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए 33 पुलिस पदक शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान बीएसएफ के महानिदेशक, एडीजी और बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी, जवान और पूर्व सैनिक भी मौजूद रहे। बढ़ते आगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा भवन के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केरल विधानसभा में कई प्रगतिशील कानून हैं, जिन पर अन्य विधानसभाओं को ध्यान देना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि केरल विधानसभा भवन लोगों की इच्छा, लोकतंत्र की भावना और संविधान के सार का प्रतिनिधित्व करती है। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान और अशांति को राजनीतिक रणनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को शिष्टता और मर्यादा के उच्च मानकों को स्थापित करने के उदाहरण पेश करने चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल विधानसभा के रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र के मंदिरों में व्यवधान और अशांति को राजनीतिक रणनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विधायकों और पीठासीन अधिकारियों से इस दुर्भावना को दूर करने को कहा। Effective and productive legislature functioning is the safest guarantee to blossoming and preserving democratic values and holding executive accountable. No one disagrees. If there is no effective
functioning of legislature or parliament. The government of the day is always happy and delighted. So is the bureaucracy. The ultimate weapon of the people to hold government accountable, those who administer us accountable, is to have vibrantly functioning legislatures and parliament. उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान सदन के भीतर बोलने की स्वतंत्रता का विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग एक जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने के लिए, एक स्वस्थ बहस के लिए किया जाना चाहिए, न कि विघटनकारी उद्देश्यों के लिए। In any civilized society, in any democratic form of governance, minimum you owe to the system is, please consider the opposite point of view. The other point of view, consideration of the other point of view is not agreeing to that point of view. I want to suggest to you and plead with you, develop a culture. A point of view will not be rejected at drop of a hat. Consider it. It is your option to agree or not to agree. But if we take a rigid stand that we will not consider the other point of view, that will not be the true democratic spirit. कार्यक्रम के दौरान केरल के राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा में नेता विपक्ष और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 70वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने छात्रों से कहा कि आत्मविश्वास बनाए रखते हुए कठिन मेहनत करें और बड़े सपने देखें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि छात्रों को न्यू इंडिया एट 2047 का खाका तैयार करना चाहिए, जिस पर काम करते हुए आगे बढ़ना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 70वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विद्यार्थियों को समाज की व्यापक भलाई में योगदान करना चाहिए, साथ ही सभी की भलाई के लिए काम करने के दायित्व को निभाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमेशा ये सुनिश्चित करें कि राष्ट्र सर्वोपरि है। As you step into the larger world, you are the true inheritors of this unparalleled legacy. I'm sure you will live up to it. Once you step out of the university, you leap into the larger world as its alumni. While congratulating you all on well-earned and deserved success, I avail the opportunity to address some thoughts to you on the wider challenges which the world faces today beyond academic cloisters. You will have several options available to you. Whether you go into business, politics, academia, arts, or any other profession, never forget, always remember that you have a responsibility to contribute to the wider good of society and to work for greater good of all. This has to be your motto. This is, in a sense of our civilizational ethos, our Vedas, our Upanishads, our scriptures. We must never deviate from this path of service to humanity at large. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को परिवर्तनकारी बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सभी वर्गों के परामर्श के बाद विकसित की गई ये शिक्षा नीति सभी स्तरों पर बदलाव कर रही है। Education is the most effective transformational mechanism to bring about equitable progress and development in the society. Nothing can equalize more effectively in society than spread of education and activities of educated people. The National Education Policy 2020, and this was evolved, my dear friends, after more than 3 decades. It was evolved after taking inputs from a large number of stakeholders, and this National Education Policy is turning out to be a game changer, transforming education at all levels.
उपराष्ट्रपति ने देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि प्रदान की। इसके साथ ही जानी मानी शिक्षिका, लेखिका और समाजसेवी सुधा एन मूर्ति को डीलिट यानी डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि भी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर सुधा एन मूर्ति, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और संसद सदस्य रंजन गोगोई और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जयपुर के कुमावत समाज की महापंचायत में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने बेटियों को शिक्षित करने पर जोर देते हुए कहा कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि युवा शिक्षित होगा तभी देश प्रगति करेगा। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि कुमावत समाज बदलते समय के साथ अपनी गौरवशाली विरासत को संरक्षित करें, साथ ही कला और कौशल को बढ़ावा देने में आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करें, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी आगे आने का प्रयास करें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर यात्रा के दौरान कुमावत महापंचायत में बेटियों को शिक्षित करने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि समाज की महापंचायत जैसे आयोजनों में समाज के बुनियादी विषयों पर चर्चा के साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण के लिए सामूहिकता से कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए। सार्थक और सकारात्मक सामूहिक निर्णयों से समाज आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर देश भी नई ऊंचाइयों को छुएगा। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि समाज के अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति के जीवन को हम कैसे बदल सकते हैं। जब समाज आगे बढ़ेगा, समाज के लोग बैठकर निर्णय करेंगे, अच्छी शिक्षा का, अच्छे संस्कारों का, अच्छी संस्कृति का, हमारी विरासत को याद करेंगे, हर समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। और देश को आगे बढ़ाना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है तो हर समाज को आगे बढ़ाना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कुमावत समाज को सामाजिक राजनीतिक रूप से आगे लाने के लिए प्रयास होने चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों तक भावी पीढ़ी, विशेष तौर पर बेटियों में शिक्षा और संस्कारों को बढ़ावा दिया जाए। हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी बेटियों को इस तरीके का हम अच्छी संस्कारी शिक्षा दें। अरे आप में तो वो शिल्पकार है, आप में तो वो दिमाग है, आप कड़ी मेहनत करने वाले हो, कठिन परिश्रम करने वाले हो, इसलिए परिवार के अंदर भी देखा जाए और वंशागत रूप में देखा जाए तो आप जैसे मस्तिष्क का व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। और इसीलिए आपको समाज के अंदर हमारी युवा पीढ़ी को इस ऊर्जावान के साथ साथ एक अच्छी शिक्षा, एक तकनीकी शिक्षा, एक आधुनिक शिक्षा देकर समाज में आने वाले समय के अंदर हमारा समाज का व्यक्ति देश और प्रदेश में नेतृत्व करे। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन में महाराणा प्रताप की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने संसद भवन परिसर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संदेश में कहा कि मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए महाराणा प्रताप आजीवन संघर्षरत रहे। महाराणा प्रताप ने सब कुछ बलिदान कर दिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका जीवन सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व बलिदान करने की अमर गाथा है। महाराणा प्रताप को युगों युगों तक याद किया जाएगा। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसद सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव ने भी पुष्प अर्पित कर नमन किया।
संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और संसद सदस्यों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने भी पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। बढ़ते आगे, लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 19 मई 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। 19 मई को ही सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठक भी 19 मई 2023 को ही संपन्न हुई। 22 मई 2023 को श्रम, कपड़ा और कौशल विकास संबंधी समिति की बैठक हुई। 22 मई को ही खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 24 मई 2023 को प्राक्कलन समिति की बैठक संपन्न हुई। 25 मई 2023 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। 25 मई को ही रेलवे संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।